चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्रूट चार्ट होता है। पाई चार्ट आपने पढ़ा, बार चार्ट भी आपने पढ़ा होगा। ये डिफरेंट टाइप के जो चार्ट हैं बेसिकली किस मकसद के लिए होते हैं? चार्ट का बेसिकली मकसद होता है कि एक कोई चीज को मैनेज करना या सॉर्ट करना, तरतीब देना। ठीक है, तरतीब किसी चीज के किसी ऑर्डर के तहत। मिसाल के तौर पर आप, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आप शूज लेने जाते हैं। अब जब हम शूज लेने जाते हैं तो हमें एक शूज पसंद आता है, हम उसे ऑर्डर करते हैं कि भाई ये शूज हमें निकाल के। अब पीछे एक उसका एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा होता है शूज का। वो वहां पर एक आदमी को बोलता है कि यार ब्लैक कलर में फला नंबर पे। अब क्या होता है कि वो फौरन थोड़ी ही देर में वो शूज हमारे पास आ जाता है। अगर आप वहां पर जाएं पीछे स्टॉक में तो बहुत ज्यादा शूज पड़े होंगे और सारे के सारे बंद डब्बों में होंगे। बाहर एक कोड लिखा होगा। अब वो कोड के जरिए उन्हें पता होता है कि किस तरह से फाइंड करना है। मतलब उन्होंने वल्ला वाला कलर के हिसाब से कोड लगाए कि ब्लैक कलर एक साइड पर रखते हो, ब्राउन कलर एक साइड पर रखते हो। फिर उसके बाद उन्होंने साइज के हिसाब से कोडिंग की हो, अरेंजमेंट की हो। ये सब वो क्यों करते हैं? ताकि उन्हें अपनी मतलूबा चीज को ढूंढने में आसानी हो। तो जब हम अकाउंट्स के अंदर एक चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स टाइप चीजें होती हैं कि इस चार्ट के अंदर उन्होंने सबसे पहले ना एसेट्स की कोडिंग दे दी। एसेट्स की कोडिंग दे दी। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंसेस की कोडिंग दे दी। इसी तरह इनकम की कोडिंग दे दी। अब होता क्या है कि मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि यार हमने ना जो नॉन करंट एसेट खरीदने हैं उनकी कोडिंग देनी है 00 से 100 तक। मतलब जब भी कोई नॉन करंट एसेट खरीदेंगे ना, जैसे हमने मशीन खरीदी है तो हम उसको कह देंगे M50। दूसरी मशीन खरीदी है तो हम उसको कह देंगे M51। फिर फर्नीचर खरीदा F60। फिर फर्नीचर खरीदा F61। फिर इसी तरह व्हीकल खरीदा V1। मतलब क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तरतीब देने के लिए कुछ कोडिंग दे देते, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई एक स्टाफ में कम पढ़ा लिखा बंदा भी है ना, अगर उसको ये कह दिया जाए कि यार आपने सिंपल ये है कि अगर कोई नॉन करंट एसेट है ना, आपने उस नॉन करंट एसेट का पहला नाम देखना है और आगे कोड देखना है 0 और 100 के दरमियान में है, तो आपने उसको नॉन करंट एसेट की लिस्ट में लिख देना है। 100 से ऊपर कोडिंग है तो करंट एसेट में लिख देना, उससे ऊपर है तो एक्सपेंस में लिख देना। तो क्या है कि उसने अपने अकाउंट्स की कोडिंग कर देते हैं, अकाउंट की कोडिंग कर देते हैं, ताकि उन्हें अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस ढूंढने में भी आसानी हो और कोई ट्रांजैक्शन मिस भी ना हो। कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन मिस हो जाएगी? अगर सपोज दैट आपने लास्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी वो सपोज दैट A64 रिकॉर्ड की थी नॉन करंट एसेट, अगली ट्रांजैक्शन आपके पास A66 आ रही है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि A65 मिस है नंबरिंग से। अगर कोई एक नंबर मिस होगा दरमियान में तो हमें उस बात का अंदाजा होता है। तो बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि अपने तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स, मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, इसकी एक नंबरिंग दी जाती है
और उस नंबरिंग के जरिए फिर आगे अपने अकाउंट्स को तरतीब दे दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, ना ट्रांजैक्शन कोई मिस होती है, ट्रांजैक्शन को अगर कोई अकाउंट्स आपने फाइंड करना है तो वो नंबरिंग के हिसाब से आप तरतीब में लिखे होते हैं, आप उसी नंबर के हिसाब से जल्दी अकाउंट भी अपना फाइंड कर सकते हैं। अब हर जो अकाउंट होगा, जब आप हर अकाउंट की एक स्पेसिफिक हेडिंग होगी और स्पेसिफिक उसका एक यूनिक कोड होगा। तो इसकी एक स्पेसिफिक हेडिंग भी होगी और उसका एक स्पेसिफिक कोड। यूनिक कोड से क्या मुराद है, ये कोड सिर्फ उसको दिया जाएगा, किसी और अकाउंट का कोड नहीं होगा। ठीक होगी बात। अब अगर इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़े और मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, मतलब वो सारे अकाउंट्स की एक लिस्ट होती है आपके पास, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, सब क्रिएटेड बाय बिजनेस टू ऑर्गेनाइज इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस क्रिएट करता है अपनी ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तरतीब देने के लिए, इनटू आइडेंटिफाइड कैटेगरी, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या हुई कि लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जनरेटेड या क्रिएटेड बाय अ बिजनेस टू ऑर्गेनाइज इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्यों टू ऑर्गेनाइज, किसको, टू आइडेंटिफाई इट्स कैटेगरीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। फिर उसके बाद यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट। यूनिक कोडिंग से क्या मुराद है, अगर एक ही कोड दो एसेट्स या एक्सपेंस को दे दिया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ढूंढने बंदा एक जाएगा, मेल दूसरा जाएगा। तो इसलिए बेहतर क्या होगा कि हर एक का कोड सेपरेट होगा, यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं होगा। ईच लेजर अकाउंट आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक कोड एंड हेडिंग। कहता है हर लेजर को आपने एक यूनिक कोड दे देना है और हेडिंग दे देनी है। हेडिंग से क्या मुराद है, जैसे हमने कहा ना कि व्हीकल को हमने वी से लिखना है, V50, V51, V52, V53, इस तरह से। आप अल्फाबेटिकली भी दे सकते हैं, जैसे व्हीकल को वी से हम वी कह देते हैं, मशीन को एम से कह देते हैं। तो वो कहते हैं उसका एक यूनिक कोड होगा और उसकी एक हेडिंग होगी, हर लेजर की अपनी, उसकी एक नंबरिंग कर देंगे ताकि अगर किसी अनपढ़ बंदे को हमने कहना है, अनपढ़ से मुराद है जो अकाउंटिंग नहीं जानता, तो हम उसको कोड नंबर बता देंगे। अगर उसे नहीं भी पता तो कोड नंबर से जाकर ढूंढ लेगा। This allow business to generate instructions and policies followed by a member of staff responsible for recording the information। मतलब क्या है कि वो जो हम कोड दे देंगे ना, फिर वो सारे कोड अपने स्टाफ को समझा देंगे। वो कौन सा स्टाफ, जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को हम ये बता देंगे कि भाई ये आपकी कोडिंग है, इसके हिसाब से आपने इस तरतीब के साथ आगे लिखना है। तो दिस अलाउ बिजनेस जनरेट इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज टू फॉलो दोज मेंबर्स ऑफ स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक होगी बात। पहली बात डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जो कि ऑर्गेनाइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात क्या पढ़ी, हर जर्नल लेजर का एक यूनिक कोड और हेडिंग होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो सारी इंफॉर्मेशन किसको समझा देता है, मेंबर ऑफ द स्टाफ रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये वैसे एक नजर पढ़ने की वाली चीज है, दिस द लिस्ट इज टिपिकली अरेंज्ड इन ऑर्डर इन कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ द अकाउंट्स। ये कस्टमरी अपीयरेंस का मतलब पता समझते हैं, कस्टमरी अपीयरेंस, कस्टमाइज, वही क्या मतलब है कस्टमाइज का, अपनी मर्जी से
कस्टमरी का क्या मतलब होता है? आप अपेयरेंस कोई स्पेसिफिक किसी रूल्स के अंदर नहीं लिखी हुई कि आपने व्हीकल को V1 ही लिखना है, नहीं, आप व्हीकल को अपनी मर्जी की कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, यूनिक कोड भी दे सकते हैं। अगर किसी बिजनेस ने व्हीकल को पहले 10 कोड दिए हुए हैं तो आप अगले 10 भी दे सकते हैं, लास्ट 10 भी दे सकते हैं। अगर उसने अपने नॉन करंट एसेट को पहले 100 की लिस्ट दी हुई है तो आप करंट एसेट को 100 की लिस्ट दे सकते हैं। मतलब वो जो आपने लिस्ट तैयार की है उसकी अरेंजमेंट कस्टमरी अपीयरेंस होती है। मतलब हर बंदे की अपनी वेल के हिसाब से, हर बिजनेस अपनी मर्जी से उसकी कोडिंग दे सकता। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा है, एक लोकल लॉ एक लिस्ट बता देता है कि आप इस तरह से तैयार करना है कुछ जगहों पे, लेकिन वैसे ही ओवरऑल हर बंदे की अपनी मर्जी है कि जैसे मर्जी लिस्ट तैयार करें। लेकिन उसमें जब आप लोगों ने उसकी जो डिजाइन करना है, मतलब आपने उसको डिजाइन करना है पहली दफा, कौन सी कोडिंग होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह से वो अपनी मर्जी से कोडिंग दे सकती है क्योंकि कस्टमाइज है, ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर सपोज दैट कोई नया कोड जनरेट करना है या पहले वाला कोड अमेंड करना है, अमेंड समझते हो ना, चेंज करना है, नया कोड कोई जनरेट करना है या पुराना कोड कोई सॉरी नया कोड जनरेट करना है या पुराना कोड अमेंड करना है, तो उसके लिए आपको CFO से या बड़ी पोस्ट के बंदे से अप्रूवल लेने की जरूरत है। हर बंदा कोई भी अपनी मर्जी का कोड जनरेट नहीं कर सकता। मतलब आप अपनी मर्जी की कोडिंग कर सकते हो, लेकिन जो कोडिंग करोगे उसको फिर कोई और छोटा मोटा बंदा चेंज नहीं कर सकता। अगर वो CFO करेगा या टॉप मैनेजमेंट, मोस्टली अकाउंटेंट ही होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं CFO लेवल, तो वही कोडिंग करते हैं सारी की सारी। अब तो ये बहुत ज्यादा इन हो गया जब से ERP आया है, जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे होने लग गई है तो कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो वो कहते हैं उसके अलावा कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। ये सारा वो ना यहां से ना वो एक लाइन उठाता है, उसके MCQs बनाने की कोशिश करता है और थोड़ी सी अंग्रेजी चेंज कर देता है, मतलब चेंज नहीं करता। वो कहता है this list is typically arranged in order to customary appearance of accounts in the financial statement of financial journal ledger accounts followed by, सारा वही ये कहता है वो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फिर वही जो लिस्ट होगी वो कहां पर इस्तेमाल होगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी। द स्ट्रक्चर एंड हेडिंग इन द लिस्ट कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका मतलब किसी को पता है? ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। द स्ट्रक्चर एंड हेडिंग इन द लिस्ट एम टू रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रोज करेंगे, नंबर बढ़ता रहेगा, कंसिस्टेंसी से हम उसके ट्रांजैक्शन पोस्ट रोज करेंगे, ठीक है, और मतलब जब भी करेंगे तो उसका नंबर देंगे, नहीं कोड, फिर नेक्स्ट कोड आएगा तो कंसिस्टेंसी से काम। अच्छा, अकाउंटिंग में कंसिस्टेंट का मतलब कुछ और होता है। अकाउंटिंग में कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे पहले कर रहे हो वैसे आगे करना है, सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, सेम कोडिंग। ऐसा नहीं करना कि पहले साल आपने जो कोडिंग दिया ना नॉन करंट एसेट को, पहले 100 कोड दे दिया, अगले साल आप कहते हैं नहीं अब मेरा दिल नहीं करता, नॉन करंट एसेट को हम दे देते हैं अगले 100, पहले 100 दे देंगे हम करंट एसेट। ऐसा नहीं कर सकते। पहली दफा कोडिंग आपकी अपनी मर्जी की है, आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर कंसिस्टेंट रहना है, फिर उसके बाद चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना भी है तो उसके फिर कोई रीजन बतानी है कि भाई आप क्यों चेंज कर रहे हो, अदरवाइज चेंज करने की इजाजत तो आपने कंसिस्टेंट रहना है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के सिलसिले में, कि जिस तरह से आप पहले पोस्टिंग करते आए हो हर साल वैसे करते जाओ आगे। उसके बाद है डिजाइन एंड फ्यूचर चेंज। ये तो आपको बताते डिजाइन एंड फ्यूचर चेंज। डिजाइन कैसे बनाएंगे? डिजाइन के मामले में आप फुल टाइम इंडिपेंडेंट हो, पहले जैसे मर्जी कोडिंग डिजाइन कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें चेंज नहीं लानी। नया कोड ऐड करते वक्त भी अप्रूवल की जरूरत होगी, और अगर आपने पुराना कोड अमेंड करना है तो वो भी अप्रूवल के साथ, अप्रूवल के बगैर। अ कंपनी माइट हैव कंप्लीट फ्रीडम in designing its chart of accounts,
लेकिन विद इन द बाउंड्री सेट बाय द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये है कि अकाउंटिंग के रूल्स के अंदर हो, ऐसा ना हो कि आपने डेबिट को क्रेडिट कह दियो, क्रेडिट को डेबिट कह दियो। In some countries, government have some generic chart of accounts from which business select those codes that are appropriate to its needs। कुछ मुल्कों के अंदर ऐसा है कि उनकी गवर्नमेंट कोडिंग बता देती है कि भाई इसमें से सिलेक्ट करने हैं, इसके बाहर नहीं जाना। अदरवाइज कंपनी को कंप्लीट फ्रीडम है। इन ऑर्डर टू कीप विजिलेंट कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, क्या था, अच्छा कंट्रोल रखने के लिए नो अकाउंटिंग पर्सोनल इज अलाउड टू मेक अमेंडमेंट। किसी भी मैनेजमेंट बंदे, पर्सोनल क्या था, टॉप मैनेजमेंट को, किसी भी बंदे को चेंज करने की इजाजत नहीं है। इन द चार्ट अनलेस स्पेसिफिक रिटन अप्रूवल देयर ऑफ ड्यूली सैंक्शन बाय द हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन। जब तक के हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन से इजाजत नहीं मिलेगी, चेंज करने की इजाजत नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जल्दी ट्रांजैक्शन मिल जाएगी, एफिशिएंट होगी, एक्यूरेट होगी, कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं होगी, यही मकसद है इसका। The aim of chart is to ensure that all transactions are recognized। क्या था जी, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज होगी इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट। The organization maintain appropriate chart of accounts in order to cater the present and future monetary transaction timely, accurate, meaningful। टाइम पर चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। मीनिंगफुल से क्या मुराद है, उसका हमें कोई फायदा मिलता है, ऐसे नहीं कि फजूल काम होता है। सिर्फ वही चीजें होती है जिसको हम चाहते हैं, मतलब कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो जाती। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाँ, जो जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना होता। जैसे हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा, परचेज ऑर्डर, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद गुड्स रिसीव नोट की कोई एंट्री नहीं होती, डिलीवरी नोट की कोई एंट्री नहीं होती, रेक्विजिशन की कोई एंट्री नहीं होती, कोटेशन की कोई एंट्री नहीं होती। तो वो उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन को हमने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर एक कोडिंग दे दी गई है लैंड, ये देखिए नॉन करंट एसेट की कोडिंग कहां से कहां तक है, 100 से लेकर 199 तक। अब जितने नॉन करंट एसेट वो खरीदेगा, इस 100 और 199 के दरमियान उसकी नंबर है। इसका फायदा क्या होगा, सपोज दैट नुमान को कुछ अकाउंटिंग नहीं आती, तब भी अगर इसको ये बता दिया जाए कि भाई जो भी गलती करना, लेकिन 100 के दरमियान, जो 100 से 199 के दरमियान है ना, कोई भी एसेट है उसको आपने लिखना किस लिस्ट के अंदर है, नॉन करंट एसेट की लिस्ट। अब ये गलती तो कर सकता है कि कोई नॉन करंट एसेट की वैल्यू को आगे पीछे कर दे, लेकिन लिस्ट नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि इसे पता है इतनी तो इसको गिनती तो आती होगी कि 100 से 199 के दरमियान कोई भी चीज आएगी उसको हमने कहां लिखना है, नॉन करंट एसेट के अंदर। फिर इतने ज्यादा नॉन करंट एसेट है, उसने लैंड की कोडिंग कितनी दे दी, 110 से 119। जब भी लैंड खरीदेगा, सपोज दैट पहले लैंड को उसने 110 का कोड दे दिया, दूसरी को 111, फिर 112, फिर 113, इस तरह से लैंड की वो कोडिंग करे। ऑफिस बिल्डिंग को 120 से 129, वेयर हाउस को 130 से 139। मतलब क्या है, ये सारे नॉन करंट एसेट हैं। कोडिंग कहां से कहां तक है सबकी, 100 और 199 के तरीके। फिर उसने कहा जी करंट एसेट की 200 से 299 तक। अब जितने करंट एसेट आएंगे उसकी वो कोडिंग इस 100 की लिस्ट के दरमियान में रखेगा। ट्रायल बैलेंस हमने कल सीख लिया था। उसके बाद एक लास्ट चीज आती है, क्लोजिंग एंट्री। हमारे जब ट्रांजैक्शन होती है, हम इस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं,
रिकॉर्ड किस में करते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या जर्नल एंट्री के साथ। फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। अब इसके आगे इसकी फर्दर दो तरह से रिकॉर्डिंग होती है। अब जाग जाए जो जो सो रहे थे और जो बातें कर रहे थे, यहां तक पहुंचने के बाद जो ट्रांजैक्शन है या तो आप कर देते हैं उसको क्लोज, मतलब उसी साल खत्म कर देते हैं उसको, आगे उसका इफेक्ट नहीं आता। क्लोज का मतलब क्या है? उसी साल खत्म कर देते हैं, मतलब वो चीज होती है फॉर द, सिर्फ उसी साल की होती है। कुछ चीजों को आप आगे कैरी करते हो, उसका बैलेंस कैरी करते हो। अब आपने ये फॉर द ईयर कहां पर पढ़ा था? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के। इसका मतलब है जो चीज स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर है ना, वो फॉर द ईयर है और वो क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो अगले सालों पे कैरी नहीं होती। और जो चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर है वो कैरी होगी। अब ये क्लोज किधर होती है, कैसे होती है? सपोज दैट, पहले तो आप ये बताएं जो क्लोजिंग स्टॉक है, जानते हो क्लोजिंग स्टॉक के पास क्या वो एसओएफपी का एलिमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एलिमेंट है या दोनों का? ध्यान से बताना। मैं ये पूछ के आ रहा हूं, पहले उस पर फोकस करें। क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एलिमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एलिमेंट? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एलिमेंट है। अब आप कहते हो सर वो नजर तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, तो वहां से निकाल दिया जाता है, वहां से निकाल के जहां उसका असल हक है वहां लिखा जाता है। अच्छा, वहां से क्यों निकाला जाता है? पहले होता कहां पर है, किस अमाउंट के अंदर होता है? नहीं, वो किस अमाउंट के अंदर होता है क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि माइनस करते हैं ना हम कॉस्ट ऑफ सेल में से, वो जाहिर सी बात अगर उसमें होगा तो माइनस करोगे ना, निकालोगे उसमें से। वो किस अमाउंट के अंदर होता है? परचेजेस की अमाउंट के अंदर होता है। वो क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस की अमाउंट के अंदर होता है। वो भला कैसे? ये कॉमन सेंस वाली बातें, लिखने वाली नहीं है, ठीक है ना? इसलिए इसको ना समझा करो। आप ना सारी जिंदगी ये लिख लिख करना अपने दिमाग को भी खराब किया हुआ। असल चीज ये है फोकस। लिखने की तो इजाजत मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि आपका फोकस है नहीं। क्यों कहा? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, जब बोलने वाली बातें आती है ना, आपका दिमाग बंद हो जाता है। या तो आप आपस में बातें करने लग जाते हो या सुन ही नहीं रहे होते, हालांकि बात तो सारी सुनने वाली होती है। फिर मैं इसलिए कहता हूं कि लिखने से ये फायदा हो जाता है कि चलो घर जाकर दोबारा देखो जी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये लिखा हुआ है, चलो उसमें तो छोड़े बात, दोबारा बात रिवाइज हो जाती है। देखिए, आपने स्टॉक खरीदा 70,000 का, सपोज दैट इसमें से 60,000 का बिक गया, वो बन गया कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल। और इसमें से 10,000 का बच गया। जब हम इसमें से 10,000 माइनस करते हैं तो बाकी आंसर कितना आएगा? 60,000। अगर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो इस 60,000 का मतलब क्या है? 70,000 का स्टॉक खरीदा था, 60,000 का बिक गया, 10,000 का बच गया। जो तो मेरा स्टॉक बिक जाता है मैं उसको एक्सपेंस में लिख देता हूं। आपको सर वो तो हम इनकम में लिखते हैं। अब बातें जरा मिक्स करने लगे। जो स्टॉक बिक जाता है मैं उसको एक्सपेंस में लिख देता हूं,
जो बच जाता है उसको वहां से निकाल के करंट एसेट में लिख देता हूं। बात समझ लगी? 70,000 का स्टॉक खरीदा था, अब 70,000 का स्टॉक मेरा बिका कितना, सारा बिक गया या 60,000 वाला, 60,000 का बिका? हाँ, 60,000 वाला स्टॉक बिका होगा 1 लाख का, 1 10 का, 1 20 का, 90 का, वो जो जितने का बिका वो सेल है, वो इनकम है। सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट बराबर होता है ना, सेल माइनस, तो आप जब लिखते हो ना सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक सादा इक्वेशन लिख रहे होते हो कि मैंने 10 रुपए की चीज खरीद के 12 रुपए की बेची तो 2 रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया, ये वही इक्वेशन है, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो जब आप लिखते हो ना सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो सेल का मतलब है मैंने इतने का बेचा था, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है जिसको बेचा है उसको खरीदा कितने का था। तो आपने 70,000 का खरीदा, ये सारा स्टॉक आपका सेल नहीं हुआ, सेल कितना हुआ 60,000 का, और रह कितना गया 10,000 का। जितना रह गया वो 70,000 के अंदर मौजूद था या नहीं? 70,000 टोटल था, 10,000 का बच गया। हमने कहा जो बच गया वो करंट एसेट होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता। वो क्या होता है? करंट एसेट होता है, वो एक्सपेंस। तो वहां से माइनस करके इसको कहां लिख दिया जाकर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। 70 में से 60 का बिक गया तो इसको हमने एक्सपेंस में लिखा। आप कहेंगे सर एक्सपेंस में तो नहीं लिखते, आप सेल में से इसको माइनस नहीं कर रहे होते हो? सेल हमारी इनकम होती है, तो इनकम में से कॉस्ट ऑफ सेल हम माइनस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल है? भला परचेज के हेड में आता है, एक्सपेंस के हेड में आता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारा एक्सपेंस होता है, और असल जो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है बेसिकली परचेज है। आप कहेंगे सर सारा 70,000 क्यों नहीं माइनस किया? भाई सारा बिका ही नहीं था, जितना बिका है उतना एक्सपेंस में लिख दिया, जो बच गया जब बिकेगा तब एक्सपेंस में लिख देंगे जो बच गया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? खवातीन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब कहेंगे सर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट इसे क्यों बोलते हैं? खवातीन को तो पता होगा कि जब कपड़ा जूता और ये सारा कुछ मैच करना पड़ता है, वही एज इट इज कॉन्सेप्ट यहां पर है। हमने पूरा 70,000 एक्सपेंस में नहीं लिखा, सिर्फ 60,000 लिखा। 10,000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10,000 स्टॉक की अभी इनकम जनरेट, कितना बेचा, कितना 60,000 का। जितने की इनकम जनरेट हो रही है उतना ही एक्सपेंस लिखना है, जितने की अभी इनकम जनरेट नहीं हुई वो एक्सपेंस में भी अभी नहीं लिखना। मैच करना है, जिस एक्सपेंस का रेवेन्यू जनरेट हो गया है उसको एक्सपेंस मान लो, जिसका रेवेन्यू अभी जनरेट नहीं हुआ उसका एक्सपेंस भी अभी मत लिखो, चाहे हो भी गया। इसे क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे ही दरमियान में कॉन्सेप्ट आ गया तो डिस्कस किया। असल इसको डिटेल में हमने पढ़ना जब इसकी बारी आएगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, चलें जी, वापस आए। आपके पास जो इस साल की सेल है क्या कैरी होगी या इसी साल की है बस खत्म, फिर अगले साल की अपनी सेल होगी? इस साल की अपनी सेल होगी, अगले साल की अपनी होगी, उससे अगले साल की अपनी सेल होगी। इसका मतलब है हर साल की अपनी अपनी सेल होती है। रेंट हर साल का अपना अपना होता है। मशीन चलती रहती है, ये हर साल अपनी अपनी। अगर आपने एक मशीन खरीदी है वो क्या 10-12 साल नहीं चल सकती? आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, क्या वो 15-20 साल तक नहीं चल सकती? इसका मतलब है कुछ बैलेंस कैरी होते हैं, कुछ बैलेंस उसी साल के होते हैं और उसी साल के लिए ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ बैलेंस कैरी होते हैं, कुछ बैलेंस खत्म हो जाते हैं। तो खत्म होने वाले बैलेंस 3 हैं। खत्म कैसे होते हैं ये भी बताता हूं। हर तरह की इनकम खत्म हो जाती है, हर तरह का एक्सपेंस खत्म हो जाता है, फिर ड्राइंग्स खत्म हो जाती हैं। उस साल का जो नेट प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है, आगे से जाना जरूरी नहीं होता। और नेट लॉस भी होगा तो वो भी उसी साल का होगा।
और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कौन से होते हैं जी? हर टाइप का एसेट, लायबिलिटी भी कैरी होती है। नेट प्रॉफिट भी कैरी, नेट प्रॉफिट कैरी नहीं होता। हाँ, ऐड करेंगे ना तो वो इक्विटी बन जाएगा फिर जाके, कैरी नहीं हो रहा, वो खुद खत्म हो रहा है, इक्विटी के अंदर प्लस हो रहा जाकर। तो इक्विटी अपने नाम से कैरी होती है, नेट प्रॉफिट के नाम से कैरी नहीं हो। अब आपका जो इनकम है वो किसके अंदर जाकर क्लोज होता है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। इनकम किस में चली जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। एंट्री इसकी क्या पास होगी? कोई भी इनकम है उसकी एंट्री क्या पास होगी? क्लोजिंग एंट्री। चलो बाद में देखते हैं। ये भी किस में जाकर क्लोज होगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव। ड्राइंग्स किस में क्लोज होगा? इक्विटी या कैपिटल। आप मुझे बताएं ड्राइंग स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम किस हेड में आती है? ड्राइंग्स नुमान बताएगा। ड्राइंग्स स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव में किस में आती है? सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, अदर एक्सपेंस में, अदर इनकम में। अदर एक्सपेंस में। उस्मान, हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ा है SOFP का, SOCI का। तो ड्राइंग्स किस हेड में लिखते थे? आयशा आप बताएं। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आते ही नहीं है, ये इक्विटी के अंदर आती है। इक्विटी में आती है, इक्विटी के अंदर। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, और इसकी हेडिंग क्या होती है? इक्विटी। तो ये क्लोज भी किस में हो रही है? जाकर लिखा भी हुआ है सामने। मैं पूछ रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में किस में? तो कहता है अदर एक्सपेंस में। और मैंने आगे लिख के बैठा हूं कि उसका आखिरी मुकाम क्या है? इक्विटी क्या कैपिटल? आई कैप भी ऐसा ही करता है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, फिर आपने अपने कॉन्सेप्ट पे दें। नेट प्रॉफिट किस में क्लोज होगा? इक्विटी के अंदर। नेट प्रॉफिट किस में जाकर ऐड होता है? कैपिटल में। नेट लॉस भी उधर ही जाता है। तो पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्लोजिंग एंट्री किस किस की होती है। तो जनाब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग एंट्री इन 3 की होती है: इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग्स। इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस किसका होता है जी? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी। एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, इसको डिटेल में अगली क्लास में पढ़ते हैं। अगर यहां पर देखें तो ये अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ दरमियान से थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया। यहां पर देखें, हाउएवर इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स आर क्लोज्ड at the end of each reporting period. Income, expense and drawings are closed at the end of each accounting period. और उसके बाद अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंस, कैरी, ये आगे लिखा होगा उसने, बैलेंसिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल आर कैरी फॉरवर्ड as closing balance at the end of the period become opening balance at the beginning of the। वो कहता है ये खत्म नहीं होगा, इस साल खत्म होगा, अगले साल के शुरू में आ जाएगा। इस साल पे क्लोज होगा तो अगले साल के स्टार्ट में ये कैरी होता रहेगा। इसको किस तरह से डील करना है, कैसे करना है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया।